दीपिका कृष्णा भगत। ठीक है बेटा, अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में कर रहे थे, तो एक शेयर कर रही हूँ स्क्रीन आपके साथ। अपन करेंगे ऑस्ट्रेलिया कवक का जीवन चक्र। इसके बारे में बात करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया फंगस। तो अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का द्वितीय कवक जाल परपोषी ऊतकों में वृद्धि करता है तथा कायिक ऊतकों में कोई रोग लक्षण उत्पन्न नहीं करता है। एक बार दो जने और आए, दीपिका और कौन आ रही? दीपिका। मतलब ऑस्ट्रेलिया का द्वितीय कवक जाल परपोषी ऊतकों में वृद्धि करता है तथा कायिक ऊतकों में कोई रोग लक्षण उत्पन्न नहीं करता है। रोग लक्षण उस समय प्रकट होते हैं जब यह बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो बीजाणु परपोषी के पुष्पी भागों में बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जीवन चक्र में दो प्रकार के बीजाणुओं जैसे कि क्लैमाइडोस्पोर्स क्लैमाइडो बीजाणु तथा बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो जीवन चक्र में पहले क्लैमाइडो बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा क्लैमाइडोस्पोर्स के अंकुरन से बेसिडियम तथा बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के जीवन चक्र में पहले तो क्लैमाइडोस्पोर्स बनते हैं और क्लैमाइडोस्पोर्स के अंकुरन से बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लैमाइडोस्पोर्स, क्लैमाइडो बीजाणुओं का निर्माण। इसकी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लैमाइडोस्पोर्स, क्लैमाइडो बीजाणुओं का निर्माण। तो अपन देखते हैं क्लैमाइडोस्पोर्स का निर्माण परपोषी के पुष्पन के समय द्वितीयक कवक जाल द्वारा होता है और पुष्पन के समय यह कवक जाल अधिक सक्रिय होकर भ्रूणीय स्पाइकिकाओं एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स को संक्रमित कर देता है तथा पुष्पों के अंडाशय में प्रवेश कर जाता है। तो अंडाशय में कवक जाल के प्रचुर विकास के फलस्वरूप कवक तंतुओं की सघन संहति बन जाती है। इन कवक तंतुओं में पुनः पट निर्माण द्वारा छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं तथा ये तंतु अब बीजाणुजन कवक तंतु स्पोरोजिनस हाइफी कहलाते हैं। तो बीजाणुजन कवक तंतु की प्रत्येक द्विकेंद्र की कोशिका एक क्लैमाइडो बीजाणु बनाती है और बीजाणु निर्माण के समय कोशिका का जीव द्रव्य गोलाकार हो जाता है और पुरानी भित्तियों का सलेष्मीकरण हो जाता है तथा जीव द्रव्य चारों ओर नई भित्ति स्रावित कर लेता है। इस प्रकार प्रत्येक कवक सूत्रीय कोशिका एक क्लैमाइडोस्पोर में परिवर्तित हो जाती है। इन्हें टेल्यूडोस्पोर, स्मड स्पोर्स और बॉन्ड स्पोर्स भी कहते हैं। तो अंडाशय में बीज के स्थान पर संपूर्ण गुहा इन बीजाणुओं द्वारा भर जाती है जिसे स्मट बॉल या सोरस कहते हैं। तो अपन ये देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है? ऑस्ट्रेलोगोटिटिसाई का जीवन चक्र। तो इसमें देख रहे हो बेटा, आप देखते हो कि जो ऑस्ट्रेलेगो है मतलब इसमें जो जर्मिनेशन हो रहा है, पहले इसका बता देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमाइडोस्पोर। क्लैमाइडोस्पोर की संरचना, तो क्लैमाइडोस्पोर कैसे हैं? ये बीजाणु एक कोशिक है, द्विकेंद्र की है, गोल अथवा दीर्घवृत्तीय होते हैं तथा काचाभ होते हैं अथवा हल्के भूरे रंग के होते हैं और क्लैमाइडोस्पोर्स आकार में छोटे होते हैं, वे 5 से 9 माइक्रोन व्यास के होते हैं। तो प्रत्येक क्लैमाइडोस्पोर एक द्विस्तरीय भित्ति द्वारा परिबद्ध रहता है। एक्साइन, बाह्य चोल एक्साइन मोटी होती है, वह लघुकंड की होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलेगोमेडिस व ऑस्ट्रेलेगोटिटिसाई में, जबकि चिकनी होती है, बाह्य चोल चिकनी होती है जब ऑस्ट्रेलेगोहॉर्डियाई में, जबकि अंतः चोल इंटाइन
अंतःचोल इंडाइन पतली कोमल परत के रूप में होती है। अंतःचोल पतली कोमल परत के रूप में होती है। परपोषी ऊतकों के नष्ट होने पर क्लेमाइडो बीजाणु मुक्त हो जाते हैं तथा इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा क्लेमाइडोस्पोर्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर। ठीक है, अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स। जर्मिनेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स, क्लेमाइडो बीजाणुओं का अंकुरन। तो अस्ट्रेलेगो के क्लेमाइडोस्पोर्स मुक्त होने के पश्चात मृदा अणकणों पुष्पांग अथवा पादप मलबे में गिर जाते हैं और अधिकांश जातियों में ये क्लेमाइडोस्पोर्स सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होने पर क्लेमाइडोस्पोर्स अंकुरित होते हैं। लेकिन अस्ट्रेलेगोन्यूडा किस्म टिटिसाई, अस्ट्रेलेगोन्यूडा वैरायटी टिटिसाई में ये क्लेमाइडोस्पोर्स प्रकीर्णन के तुरंत पश्चात अंकुरित होकर पुनः स्वस्थ पौधों को संक्रमित कर देते हैं। जैसे कि अपन देख रहे हैं अस्ट्रेलेगोमेडिस का जीवन चक्र है। ठीक है, अब अंकुरन से पूर्व क्लेमाइडो स्पोर्स के दोनों केंद्रक संलयित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं जिन्हें सिनकैरियन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा? सिनकैरियन कहते हैं। अंकुरन के समय जल अवशोषित कर बीजाणु फूल जाते हैं जिससे बाह्य चोल फट जाती है तथा अंतःचोल जर्म ट्यूब जनन नलिका के रूप में बाहर निकल आती है। इस जनन नलिका को प्रोमाइसिलियम अथवा एपीबेसिडियम या मेटाबेसिडियम कहते हैं। देख लो बेटा, ये अंकुरन को क्या कहते हैं? इसमें क्या दिखा रहे हैं डायग्राम में? प्रोमाइसिलियम, या इसको प्रोमाइसिलियम को क्या कहते हैं? एपीबेसिडियम। तो क्या बता रहे हैं? अंकुरन से पूर्व क्लेमाइडो बीजाणु के दोनों केंद्रक संलयित होकर एक द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं जिन्हें सिनकैरियन कहते हैं और अंकुरन के समय जल अवशोषित कर बीजाणु फूल जाते हैं जिससे बाह्य चोल फट जाती है तथा अंतःचोल जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। इस जनन नलिका को जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो प्रोमाइसिलियम कहते हैं अथवा एपीबेसिडियम या मेटाबेसिडियम कहते हैं और बीजाणु में उपस्थित द्विगुणित केंद्रक प्राकमाइसिलियम प्रोमाइसिलियम में प्रवेश करता है तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण कर देता है। इनमें से दो केंद्रक प्लस प्रभेद के तथा 2 केंद्रक माइनस प्रभेद के होते हैं तथा चारों केंद्रक प्राकमाइसिलियम में रेखीय क्रम में विन्यासित होते हैं। तो केंद्रकों के मध्य अनुप्रस्थ पटों का निर्माण होता है जिससे प्राकमाइसिलियम प्रोमाइसिलियम 4 एक केंद्र की कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार पटयुक्त बेसिडियम का निर्माण होता है जिसे फ्रेगमोबेसिडियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे फ्रेगमोबेसिडियम कहते हैं। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। इन फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण। तो बेसिडियम की प्रत्येक कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। इनमें से एक केंद्रक कोशिका में रह जाता है तथा दूसरा संतति केंद्रक पार्श्व कलिका में आ जाता है। यह एक केंद्र की कलिका बाद में बेसिडियो बीजाणु के रूप में पृथक हो जाती है। इस प्रकार 4 बेसिडियोस्पोर्स में से 2 बेसिडियोस्पोर्स प्लस प्रभेद के तथा 2 बेसिडियोस्पोर्स माइनस प्रभेद के होते हैं। तो कुछ जातियों में जैसे अस्ट्रेलेगोमेडिस में मेटाबेसिडियम या प्राकमाइसिलियम कोशिकाएं पुनः दूसरा बेसिडियोस्पोर उसी विधि से बनाती हैं। तो बेसिडियो बीजाणु निर्माण का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक बेसिडियम में संचित खाद्य पदार्थ समाप्त नहीं हो जाते हैं। अस्ट्रेलेगोन्यूडा किस्म टिटिसाई में बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनते बल्कि प्रत्येक प्राकमाइसिलियम कोशिका
नलिकाकार संक्रमण तंतु इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण करती है। तो अपन कह सकते हैं अब बेसिडियोस्पोर्स एंड इन्फेक्शन, बेसिडियो बीजाणु तथा संक्रमण। तो बेसिडियो बीजाणु एक केंद्र की अगुणित अंडाकार व पतली भित्ति युक्त होते हैं। इन बीजाणुओं का परिवर्धन प्रांगुलों पर नहीं होता बल्कि सीधे ही बेसिडियम पर लगे हुए होते हैं। कुछ जातियों में क्लैमाइडोस्पोर्स का प्रवर्धन मुकुलन द्वारा होता है। संतति कोशिकाएं स्पोरिडिया अथवा स्प्राउट सेल्स, स्प्राउट कोशिकाएं कहलाती हैं जो बेसिडियोस्पोर्स का कार्य करती हैं। तो बेसिडियो बीजाणु अथवा बीजाणु के अंकुरण से एक केंद्र की कवक जाल बनता है तथा बीजाणु के प्रभेद के आधार पर कवक जाल का प्रभेद प्लस या माइनस होता है। तो अस्ट्रेलेगो की विभिन्न जातियों में संक्रमण अलग अलग विधि से होता है। तो अपन पहले किसकी बात करेंगे, अभी एक इंग्लिश में शेयर कर देती हूँ स्लाइड। देखो बेटा, अपन बात कर रहे हैं अस्ट्रेलेगो की लाइफ साइकिल के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अस्ट्रेलेगो और रिप्रोडक्शन ऑफ अस्ट्रेलेगो। तो हिंदी मीडियम वालों को जैसे बताया, इनको आपको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब only two types of spores, for example, that is teleospores and basidiospores are formed in the life cycle of Astrelego. Teleospores are the resting spores and help in spreading the disease, while the basidiospores help in dikaryoticization. Now we will talk about the formation of teleospores. So formation of teleospores, although the secondary mycelium may be present in all the parts, but generally it is not very active in the vegetative phase of the host. When the inflorescence is being formed in the host, the hyphae of secondary mycelium also become active and grow at very fast pace, accumulating in ovary and floral parts. Extra septations are formed, lending to formation of smaller cells which finally develop into teleospores. Each dikaryotic cell develops a thick cell around it, forming chlamydospores. These chlamydospores are called teleospores. Now the structure of teleospores. Teleospores are spherical, oval, elliptical, brown colored spores which appear black in bulk and have two-layered spore wall. Outer layer is called as exospore, which may be smooth, for example in Astrelego hodei, or the outer layer have very fine spines as in Astrelego nuda titisai, variety titisai. Inner layer is thin and smooth and is called as endospore. And now the immature or young teleospores are binucleate with two haploid nuclei, but mature teleospores have single diploid nucleus due to karyogamy of haploid nuclei. Now we talk about the teleospores in loose smut are disseminated by wind. In covered smut, teleospores either get mixed with the grains during threshing due to the damage of the ovary wall, or mix in soil and crop residue or straw and overwinter these. For example, Astrelego maydis and Astrelego hodei. तो अब अपन हिंदी में भी बात कर लेते हैं। हिंदी में किसकी बात कर रहे थे लास्ट में? सीडलिंग इन्फेक्शन, बीजन संक्रमण किसे कहते हैं? तो इस प्रकार का संक्रमण जौ के आवृत कंड कवर्ड स्मट में देखा जा सकता है। परपोषी के संदूषित बीज की सतह पर क्लैमाइडो बीजाणु उपस्थित होते हैं। जब खेत में बोए जाते हैं तो उनकी सतह पर उपस्थित बीजाणु अंकुरित होकर बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। यह बेसिडियोस्पोर्स अंकुरित हो रहे पौधों को संक्रमित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल Astrelego hodei। तो मैंने बताया बीजन संक्रमण किसे कहते हैं? सीडलिंग इन्फेक्शन। इस प्रकार का संक्रमण जौ के आवृत कंड में देखा जा सकता है। परपोषी के संदूषित बीज जब खेतों में बोए जाते हैं तो उनकी सतह पर उपस्थित
बीजाणु अंकुरित होकर बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं और ये बेसिडियोस्पोर्स अंकुरित हो रहे पौधों को संक्रमित कर देते हैं। अब बात करते हैं अपन मेरिस्टेम इन्फेक्शन, विभज्योतक संक्रमण। तो मक्के के कंड में इस प्रकार का संक्रमण होता है। क्लेमाइडो बीजाणु पादप मलबे या मृदा में सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं और फसल की बुवाई के समय ये अंकुरन द्वारा बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो वायु द्वारा ये बीजाणु तरुण पादपों पर पहुंच जाते हैं तथा अंकुरित होकर पादप के विभज्योतकी क्षेत्र को संक्रमित कर देते हैं, जैसे कि तना, पत्ती, पुष्प आदि। फॉर एग्जाम्पल अस्ट्रेलेगोमेडिस। नेक्स्ट स्टेप ब्लॉसम इन्फेक्शन मतलब पुष्प संक्रमण। गेहूं के निरावृत कंड में इस प्रकार का संक्रमण होता है। रोगग्रस्त बालियों से क्लेमाइडो बीजाणु वायु द्वारा प्रकीर्णित होकर स्वस्थ बालियों पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से बीजाणु अंकुरित होकर इन्फेक्शन थ्रेड संक्रमण तंतु बनाते हैं और बेसिडियो बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है। तो संक्रमण तंतु द्विकेंद्रकी भवन द्वारा पुष्पी भागों को संक्रमित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्ट्रेलेगोटिसाई। तो इसकी अपन ने बात करी। एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अब यह है अस्ट्रेलेगो के स्मट डिजीज के बारे में, मतलब कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। अस्ट्रेलेगो कौन सा रोग फैलाती है? तो अस्ट्रेलेगो जो रोग फैलाती है उसका नाम है, अपन प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। जौ का आवृत कंड रोग। कौन सा रोग है? जौ का आवृत कंड रोग। तो परपोषी क्या है? पोएसी कुल का वार्षिक अनुत्पादक पादप जौ, हॉर्डियम वल्गेर। ठीक है। और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। तो कंडुआ रोग जौ नामक धान्य फसल का प्रमुख रोग है। मतलब धान्य फसल क्या है? जौ है। उस पर कौन सा रोग होता है? कंडुआ रोग होता है, मतलब कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। तो कंडुआ रोग जौ हॉर्डियम वल्गेर नामक सीरियल क्रॉप का प्रमुख रोग है। यह रोग संसार के प्राय सभी जौ उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारे देश में जौ की फसल पर इसका प्रकोप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश इत्यादि में पाया गया है। तो इस रोग के प्रकोप के कारण फसल का उत्पादन काफी कम हो जाता है। जौ की सामान्य किस्मों में इस रोग के प्रकोप के कारण औसतन 2.5% तक हानि होती है। लेकिन रोग प्रसार की अनुकूल परिस्थितियों में जौ की संवेदी किस्मों में इसके प्रकोप के कारण फसल उत्पादन में 25 से 40% तक नुकसान होता देखा गया है। अब अपन किसकी बात करते हैं? डिजीज सिम्टम्स, मतलब क्या क्या रोग के लक्षण। कवर्ड स्मट और बार्ली के लक्षण क्या है? तो शलत कंड रोग की भांति इस रोग के लक्षण भी, मतलब जौ का आवृत कंड रोग की बात कर रहे हैं, तो इस रोग के लक्षण भी पौधे के कायिक भागों पर दिखाई नहीं देते, बल्कि पुष्पन के बाद बालियां निकलने पर ही दिखाई देते हैं। कवर्ड स्मट और बार्ली में रोगग्रस्त पौधों की बालियां स्वस्थ बालियों के लगभग साथ एक ही समय में विकसित होती हैं, परंतु रोगग्रस्त बालियां एक छोटी एवं स्थायी झिल्ली अथवा आच्छादित शीट द्वारा ढकी रहती है। अनेक उदाहरणों में बाली निकलती ही नहीं है। यह भी देखा गया है कि एक झुंड के सभी पौधों पर रोग का संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार के रोगग्रस्त पौधों में प्रत्येक बाली के सभी दाने काले रंग के काजल समान बारीक चूर्णिल संहति में परिवर्तित हो जाते हैं। यह चूर्णिल संहति बीजाणुओं को निरूपित करती है।
इन सघन करजली काली सहतियों को कंड सोराई स्मट सोराई कहा जाता है, क्योंकि यह सहतियां एक स्थायी आच्छाद द्वारा आवृत रहती हैं। इस प्रकार एक मजबूत रुपैली चमकदार झिल्ली शाइनिंग सिल्वरी चमकदार झिल्ली द्वारा ढके हुए होने के कारण सोरस में भरे हुए कंड बीजाणु हवा में आसानी से नहीं फैलते हैं। तो क्या देखा कि इस प्रकार एक मजबूत रुपैली चमकदार झिल्ली द्वारा ढके होने के कारण सोरस में भरे हुए कंड बीजाणु हवा में आसानी से नहीं फैलते हैं, इसलिए इस रोग का नाम कवर्ड स्मट दिया गया है। सोरस को आवृत करने वाली चमकीली रुपैली झिल्ली का निर्माण परजीवी कवक तंतुओं एवं परपोषी अंडाशय की भित्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो रोगग्रस्त बाली में आधारीय अनुशुकियां आपस में जुड़ जाती है, जबकि ऊपरी अनुशुकियां एक दूसरे से पृथक रहती हैं। तो बाली के केंद्रीय अक्ष सेंट्रल एक्सिस एवं शूक को छोड़कर पुष्प के सभी भाग स्मट स्पोर्स कंड बीजाणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इस समय झिल्ली से ढके रहने के कारण कंड सोरस की आकृति भी जौ के दाने के समान ही दिखाई देती है। तो बीजों की थ्रेसिंग के समय दबाव के कारण सोरस को आवृत करने वाली झिल्ली फट जाती है एवं इस प्रकार इनसे मुक्त कंड बीजाणु जौ के स्वस्थ दानों की खुरदरी सतह पर चिपक जाते हैं। अब बात करते हैं रोगजनक पैथोजन। तो यह रोग वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज के एक विकल्पी अंतः परजीवी कवक फैकल्टेटिव एंडोपैरासाइट ऑस्ट्रेलेगोफोर्डियाई के संक्रमण द्वारा उत्पन्न होता है। तो अपन ने किसकी बात करी आज? ऑस्ट्रेलेगो में जो रोग उत्पन्न होता है जिसके नाम है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। इंग्लिश में भी इसको बता देती हूँ, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले इन ऑस्ट्रेलेगो। हाँ, स्मट डिजीज के बारे में बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मट डिजीज, मतलब Spot disease is caused by Ostiligo. The Ostiligo has worldwide distribution, having about 300 species. Most of them infect members of the family Gramineae, causing smut disease. The disease causes heavy losses in cereal crops as the pathogen completely destroys the infected host tissues. So, what are the symptoms of the disease? Several plant parts of the host may be affected, but flower is the most affected part due to the Ostiligo. मतलब flower is the most affected part due to Ostiligo. The symptoms do not appear till the fungus is growing in the various plant parts when the host is in vegetative stage. As soon as flowering starts in the host, symptoms also appear. So the pathogen present in the infected florets forms the spores. So what are the some important smuts and their symptoms are as follows. So Ostiligo causes loose smut of barley, and it also causes loose smut of wheat, and it also causes loose smut of oats. So first of all, we will talk about the loose smut of barley in detail. If you can see loose smut of barley or the covered smut of barley, covered smut of barley is caused by the fungus Ostiligo, and the host is barley, means Hordeum vulgare. Then geographical distribution, all the areas where barley is sown in India, the disease is very common in Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Haryana, and Punjab. Now, what are the symptoms of the covered smut of barley? The symptoms appear for the first time when plants attain flowering stage or are in bloom. Before that, no symptoms are visible
although the mycelium of pathogen had been there in the host tissues. Flowering in the host and spore formation occur simultaneously, and then only the symptoms appear. The teleospores of smuts appear in the infected ear as black sooty spore mass, which replaces the ovary or the grain. The infected ears with the spore mass are smaller, shriveled, and malformed and appear black. They emerge at the same time along with the healthy ears. So what is the etiology? The disease is caused by the fungus Astralago hordi. The fungus is systemic host. The fungus is systemic host, that is, it grows in all the parts, that is stem and leaves. So this is all about the Astralago. किसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो बेटा अभी.